ये लेक्चर नंबर 2 IES यूनिट 2 सेकंड सेमिस्टर। यूनिट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया कि न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी और इसके इफेक्ट क्या है। न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 क्या है और सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है। ये लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। आप लोगों ने सुना होगा डिजास्टर एक्ट अभी जो चल रहा है, गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से जो एक्ट लगाया वो डिजास्टर। तो डिजास्टर होता क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, कौन से प्रकार के डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं, उसकी असर क्या होती है, देखते हैं। डिजास्टर हैव एडवर्सली अफेक्टेड ह्यूमन सिंस द डॉन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, यानी इंसानियत पैदा हुई है तब से डिजास्टर देखे जा रहे हैं। इन रिस्पॉन्स individual and society have made many attempts to decrease the effect of this disaster। हम लोग हमेशा कोशिश ही करते हैं, जैसे अभी आया है ना, हाथ धो, बार बार हाथ धो, वेयर द मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंस। क्यों है कि जो कोविड का डिजास्टर है उसको दूर करना है, कम करना है, बचना है, तो आपको इससे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। रिगार्डलेस ऑफ द अप्रोच एडॉप्टेड, all of these support have same goal, that is called disaster management. That guide disaster management, the reduction of harm to life, property and environment are largely the same throughout the world। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि किसी तरीके से इंसान, वातावरण, समाज, प्रॉपर्टी, सोसाइटी की प्रॉपर्टी को संग्रह करा जाए, नुकसान से बचाया जाए, तकलीफ से बचाया जाए। Some country and some region are more capable than other। ना प्रॉब्लम, जैसे भी कोरोना की बात करो तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरोना की महामारी पड़ी हुई है, तो हर कंट्री अपना अपने तरह से बेस्ट में बेस्ट एफर्ट दे रहा है कि प्रॉब्लम को सोल्व आउट कैसे किया जाए, खत्म कैसे किया जाए। तो वो सोल्व आउट करने के लिए जो मैनेजमेंट होता है, दैट मैनेजमेंट इज नोन एज डिजास्टर मैनेजमेंट। क्लियर। अब देखते टाइप ऑफ डिजास्टर कौन से। तो द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिजास्टर आर कवर्ड इन दिस चैप्टर। अर्थक्वेक એટલે ભૂકંપ, सुनामी सबको मालूम है, फ्लड એટલે बाढ़, बुश फायर यानी जंगल में आग लग जाना, एपिडेमिक जैसे ये कोविड है, महामारी एपिडेमिक है, सिविल अनरेस्ट सबसे बड़ा चीज ये है, वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक એટલે ज्वालामुखी, ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी वावाजोड़ा, लैंडस्लाइड बराबर के जमीन खसना, ड्राउट एंड मेजर एक्सीडेंट। तो ये सब चीज डिजास्टर में आती है। अलग अलग प्रकार के डिजास्टर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अब इफेक्ट ऑफ डिजास्टर क्या है, तो देखो इफेक्ट ऑफ डिजास्टर लॉस ऑफ लाइफ, इंसान मर सकता है, इंजरी तकलीफ हो सकती है, डैमेज टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में डैमेज जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, उसके वजह से डैमेजेस टू कैश क्रॉप, हमारा जो अनाज है उसमें डैमेजेस हो सकता है, डिस्ट्रप्शन ऑफ प्रोडक्शन, हमारा उत्पादक रुक जावे, रुकावट आ जावे, जैसे हम अपार्टमेंट बना रहे, भूकंप आ गया, अपार्टमेंट पड़ गया तो प्रोडक्शन बंद हो गया। डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइफ साइकिल, सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी ये है कि कोविड के वजह से लोगों की लाइफ साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो गई है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड, डिस्ट्रप्शन ऑफ एसेंशियल सर्विस, जो हमको चीज़ें जरूरी अब नहीं मिलती, जो एंजॉयमेंट कोरोना के पहले था, जो आज़ादी, जो छूट, जो मौज, जो मस्ती आप लोगों की, वो जो आज़ादी थी, जो सर्विस आप बेनिफिट लेते थे, आप पिक्चर्स जाते थे, आप गार्डन जाते थे, आप रोड शो पे निकलते थे, आप फैमिली साथ निकलते थे, आउटिंग पे निकलते थे, डिनर पे, ये सब क्या हो गया, कोरोना की वजह से कम हो गया है ना, डिस्टर्ब हो गया। डैमेजेस टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इकोनॉमिक लॉस, सीधी बात है, कोरोना से देश को बहुत नुकसान हुआ है, जीडीपी में इफेक्ट हुआ है। एंड सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल का मतलब समाज, साइकोलॉजिकल का मतलब इन लोगों का दिमाग खराब हो गया, लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने को डरते, क्यों, फैक्ट इज कोरोना है भाई, दूर गज दूरी बनाई रखो, सेफ्टी रखो, तो ये सब डिजास्टर होता है। मॉडर्न डिजास्टर मैनेजमेंट, याद रखना डिजास्टर का मतलब कोई प्रॉब्लम, मैनेजमेंट का मतलब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयारी करना। तो ये 4 फेज है, 4 फेज का मतलब 4 फेज में, ध्यान देना।
नंबर वन, टू अवॉइड डिजास्टर। पहला पॉइंट तो क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, भाई ये डिजास्टर से अवॉइड करो, बचो। देखो, इट इन्वॉल्व रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटी और द कंसिक्वेंस ऑफ हजार्ड। टू अवॉइड डिजास्टर, seek to treat the hazard such that it impact the society to lesser degree. For example, fireproof wall और क्वेक प्रूफ हाउस में अभी बेस्ट है मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस। यानी अगर आपको कोरोना से बचना है, अवॉइड करना है, बचना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। क्लियर। दूसरा होता है प्रीपेयर्डनेस, तैयारी रखना। अगर आपको कुछ कोई सिम्टम्स आते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या बोलता है, भाई आप गवर्नमेंट में कॉल करो, दवाई लो, प्रॉपर प्रिपरेशन करो, प्रॉपर रेस्ट करो, प्रॉपर वैक्सीनेशन लो। प्रिपेयर्डनेस, तैयारी होना। इट इन्वॉल्व इक्विपिंग पीपल हु मे impacted by the disaster or maybe to help those impacted with the tool to increase their chance of survival and to minimize the financial losses. Example, training to survive during fire, flood. क्लियर के जब प्रिपेयर्ड है, भाई कोरोना से बचना है तो आपको रस्सी लेनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड प्रिपेयर्डनेस। थर्ड वन इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब अगर कोई हो जाता है तो एक्शन क्या लेना। इट इन्वॉल्व टेकिंग एक्शन टू रिड्यूस और एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब खत्म करना। द इम्पैक्ट मीन्स असर, इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर दैट हैव अकर्ड और करंटली अकरिंग, जो हो चुका है या हो रहा है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम लॉस, रिलीफ एंड टर्म। एग्जाम्पल, करेक्टिव एक्शन ड्यूरिंग डिजास्टर एंड हेल्पिंग पीपल। जैसे भी हमको भेदभाव भूल के, ऊंच नीच की परवाह किए बिना एक दूसरे की मदद में लग जाना है। ये देखना है कि हमारा पड़ोस कोई भूखा है कि नहीं, कोई तकलीफ में है कि नहीं। जैसे अभी जिसको कोरोना हो गया तो अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी अच्छा काम किया है कि भाई आप हमको नंबर, हम आपको नंबर देते हैं, हम आपको टोल फ्री नंबर ने प्रोवाइड करते हैं, आपको 2 वक्त टिफिन मिल जाएगा, अगर आपको दवा अवेलेबल है कि नहीं मिल जाएगी, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है कि नहीं वो मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। क्लियर। एंड लास्ट वन इज रिकवरी। रिकवरी का मतलब बाहर आना। इट इन्वॉल्व रिटर्निंग विक्टिम लाइफ बैक टू नॉर्मल स्टेज following the impact of disaster. The recovery phase generally begin after response had ended. Recovery होगी कब? तो रिकवरी चलो नो, जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा वहां तक रिकवरी स्टेज चालू नहीं होगा। क्लियर। इट परसिस्ट फॉर मंथ, और रिकवरी होते होते हमको साल भी लग जाए और 10 साल भी निकल जाए। जैसे एग्जांपल देखो, गिविंग ट्रीटमेंट इन कैंप, रिहेबिलिटेशन सेंटर, फाइनेंशियल हेल्प, यही तुम्हारा होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। क्लियर। जो चैप्टर नंबर 3 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जाएंगे पॉइंट नंबर 4, जो छोटा सा टॉपिक है, फार्म सब्सिडी इन इंडिया। ये टॉपिक नंबर 3 है। जो इसके वाला ऊपर वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अलग कंटिन्यू करेंगे। Explain the issue related to direct and indirect farm subsidy in India. फार्म सब्सिडी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट खेतों को खेती बाड़ी पे कुछ राहत देती है, सब्सिडी देती है। देखो क्या है, द लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, इंडिया अनफॉर्चुनेटली हैज द लोवेस्ट एक्सपेंडिचर और हायर एजुकेशन पर स्टूडेंट इन द वर्ल्ड। सीधी सी बात है कि इंडिया के अंदर सबसे कम खर्चा हायर एजुकेशन पे होता है। सीधी सी बात है। और सब्सिडी इज एसेंशियली डिफाइंड एज ऑपोजिट ऑफ टैक्स। सब्सिडी क्या है? तो टैक्स का ऑपोजिट। इट इज फाइनेंशियल हेल्प टू फार्मर बाय गवर्नमेंट। GOUT नहीं है, गवर्नमेंट, स्पेलिंग सुधार लेना है, गवर्नमेंट है। सब्सिडी का मतलब क्या होती है? गवर्नमेंट की राहत फार्मरों को। तो देखो हम फार्म सब्सिडी पढ़ रहे। Farm subsidy refer to government financial support paid to farmer and agribusiness, यानी उसके related business वालों को, to reduce their expenditure and supplement their income, यानी उनका खर्चा कम हो और उनकी आवक बढ़े। Farm subsidy are worldwide phenomenon and India is of no exception. अब farm subsidy खाली इंडिया का नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड लेवल का मुद्दा है। क्लियर। यानी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इंडिया के लिए। टू मीट द क्राइसिस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन,
रिक्वायर शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस टू मॉडर्न। सीधी बात है, अगर हमको जरूरत के मुताबिक, लोगों की पॉपुलेशन के मुताबिक, लोगों के डिमांड के मुताबिक एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमको पुरानी ट्रेडिशनल पद्धति को छोड़ के मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी। मगर हमने पढ़ा, बट एक्सपेंसिव कॉस्ट ऑफ इनपुट लाइक हाई यील्डिंग सीड, फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी डिमोलिश फार्मर टू मूव टूवर्ड एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, हमने पढ़ा। मगर जो हाई यील्डिंग सीड है, मॉडर्न फार्म है, मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न मशीनरी है, वो महंगी है, तो जिसके वजह से फार्मर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए बच दूर रहते हैं, ना बोलते हैं। So on the recommendation of Food Grain Price Committee 1964, अंडरलाइन कर लो, फूड ग्रेन प्राइस कमेटी कब बनी थी? 1964। The government of India started the scheme of subsidy on purchase of various input to facilitate the farmer। तो 1964 में जो कमेटी बनी तो वहां पे नक्की हुआ कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की है जिसमें फार्मरों को मॉडर्न इक्विपमेंट खरीदने में मदद होगी सब्सिडी के फॉर्म में। क्लियर? Indirect farm subsidy are not provided in the form of cash but supporting farmer in indirect method। वो ऊपर पड़ा वो डायरेक्ट सब्सिडी था। अब इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या है? तो इनडायरेक्ट सब्सिडी का मतलब गवर्नमेंट फार्मरों को इनडायरेक्ट वे पे सपोर्ट करेगी, रोकड़ा नहीं देगी। नॉट प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कैश। एग्जाम्पल, providing cash directly to farmer to buy fertilizer is direct subsidy। सीधा है ना कि फार्मर को गवर्नमेंट ने 3,000 दिए कि भाई आप जाओ ना, ये केमिकल, ये फर्टिलाइजर खरीद लो, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्सिडी। वेयर एज subsidizing fertilizer company to provide cheap यूरी to farmer amount to indirect। मगर गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी को क्या बोला कि जो भी खेडूत, सपोज XYZ खेडूत तेरे पास खरीदने आए तो ये 200 वाला फर्टिलाइजर है, तेरे उसको 180 में देना है। यानी गवर्नमेंट ने यहाँ पे फार्मर को पैसे नहीं दिए, डायरेक्टली फर्टिलाइजर कंपनी के साथ सेटलमेंट कर लिया कि आपका फार्मरों को इतना कम करके देना है। तो ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने फार्मरों को मदद की, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सब्सिडी। अब अदर एग्जांपल क्या इनडायरेक्ट है? चीप क्रेडिट फैसिलिटी, सस्ते भाव में लोन, फार्म लोन वेवर, लोन माफ करना, रिडक्शन इन इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल में कमी करना, फार्मर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, तो ये सब तुम्हारी एक जात की इनडायरेक्ट सब्सिडी है। अभी लिमिटेशन क्या है? तो सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है? सब्सिडी डू नॉट रीच टू मार्जिनलाइज फार्मर। मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है? एडिशनल, हर फार्मर को कंप्लीट नहीं मिलती। नॉट एबल टू गेट प्रॉपर सब्सिडी, यानी सबको सही तरीके से जैसी मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिलती। नंबर 2, द फिस्कल बर्डन और गवर्नमेंट पे टैक्स खर्चा बढ़ जाता है ना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जितनी ज्यादा सब्सिडी देगी उतना गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा, गवर्नमेंट की इनकम कम होगी। एंड नंबर 3, APMC Act। The APMC Act was set up by the government as a means to improve the efficiency of the process of the farmer getting their rightful price due to them। APMC एक बनाया था, जैसे APMC बाजार होते हैं, APMC गवर्नमेंट ने इसके लिए सेटअप किया था कि फार्मरों को उनके माल की, उनके मेहनत के मुताबिक सही कीमत मिले। थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिडलमैन, किसके जरिए? के उनके बीच में, फार्मर और कस्टमर के बीच में मिडलमैन हुआ जो दोनों को लिंक करेगा। मगर मिडलमैन स्टार्टेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर, मगर जो मिडलमैन बना है गवर्नमेंट ने, उन्होंने ही फार्मरों को लूटपाट करना चालू कर दिया, तो एक लिमिटेशन बन जाता है। क्लियर? ये तुम्हारे 2 टॉपिक के लेक्चर में कवर हुए। नेक्स्ट टॉपिक में अक्खा एक टॉप चैप्टर कंप्लीट करेंगे।